जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक भारतीय क्लासेस आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को लाइफ साइंस का एक पार्ट है जिसका नाम है प्रजनन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन, पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है प्रजनन है क्या, प्रजनन होता क्या। प्रजनन का मतलब देखिए, चाहे कोई पौधा हो चाहे कोई जंतु हो, वो जब एक पूर्ण अवस्था में एडल्ट हो जाता है, मतलब एक छोटा बच्चा तो बच्चा पैदा नहीं ना कर सकता जी। बच्चा पैदा करने मिनिमम आयु के साथ एडल्ट 18, जिससे हम लोग कहते हैं प्रौढ़ या पूर्ण विकसित। पूर्ण विकसित का मतलब वह जवान हो गया, सीधा से नहीं बोलते हम लोग भाई लड़का जवान हो गया, लड़की जवान, उसकी शादी देनी है। तो क्यों शादी किया जाता भाई? शादी करने का मेन मकसद क्या है? पहला पॉइंट आता है अपने वंश को बनाए रखना, खानदान बनेगा भाई। जैसे मान लो मेरे पिताजी थे, तो मेरे पिताजी तो भाई उनकी भी शादी हुई तो हम उत्पन्न हुए, तो ये वंश का जो कंटिन्यू, मेरे पिताजी के पिताजी थे, ये कंटिन्यूटी तो चलती जा रही थी। एक ऐसा हुआ क्यों? यह वर्ड आया प्रजनन। प्रजनन का जो प्रोसेस होता है प्लांट और एनिमल दोनों होता है। प्रजनन किसे कहते हैं? एक पूर्ण विकसित जीवधारी द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। क्या बोले मैं? एक पूर्ण विकसित मैंने एडल्ट, पूर्ण विकसित जीवधारी द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। अब आता है प्रजनन क्या क्या महत्व, प्रजनन से आपको क्या लाभ है? क्या है भाई प्रजनन आवश्यक है? प्रजनन का महत्व क्यों है? क्यों हमें रिप्रोडक्शन का इंपोर्टेंस, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्रजनन? तो प्रजनन का महत्व क्या है? पहला नंबर, प्रजनन की क्रिया द्वारा सजीव अपनी जातिगत संख्या को बनाए रखते हैं। जैसे मानिए हम लोग कभी अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पर देखते हैं कि एक पंडित का ग्रुप आता है, जितने भी पंडित ब्राह्मण जाति आदि जाति के लोग खुश है, चल भाई मेरा जाति बड़ा। कोई मुस्लिम समाज का अपने मुस्लिम टीचर या मुस्लिम जाति को देखकर खुश होता है। हर जाति के लोग अपने जातिगत संख्या को देखकर काफी खुश होते हैं। तो पहला पॉइंट होता है हर आदमी कहते भाई हिंदू जागो, हिंदू जागाओ या मुस्लिम जाओ, सब अपने अपने कौम के बारे में अपनी आबादी को बढ़ाने में लगेंगे। तब प्रजनन का भी महत्व ही है, अपने जातिगत संख्या को बनाए रखना। सेकेंड पॉइंट, इस क्रिया द्वारा सजीव अपने जैसा एक दूसरा सजीव उत्पन्न करता है। तीसरा पॉइंट, इस क्रिया द्वारा जीवों का संतुलन बनाए रखता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और प्रजनन द्वारा क्रम विकास में सहायता मिलती है। अब इसके बाद हम जानेंगे प्रजनन कितने प्रकार का होता है। देखिए वैसे प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक होता है पौधे में प्रजनन और दूसरा होता है जंतु में प्रजनन। आज हम लोग जानेंगे पौधों में प्रजनन किस तरह से होता है। देखिए पौधे में प्रजनन को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी प्रजनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी प्रजनन। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? बोलेंगे प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधे का कोई भाग अलग होकर एक नए पौधे को जन्म देता हो, उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। वर्धी प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक वर्धी प्रजनन, दूसरा आपका होता है कृत्रिम वर्धी प्रजनन, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल बनावटी। एक होता है आपका प्राकृतिक वर्धी प्रजनन। प्राकृतिक वर्धी प्रजनन का होता है जब पौधे का कोई भाग प्राकृतिक विधि माने अपने आप प्राकृतिक विधि से अलग होकर एक नए पौधे को जन्म देता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्धी प्रजनन कहते हैं। जैसे देखिए दूब का घास है, वो दूब टूट कर अलग होकर नया पौधा बन गया। जलकुंभी का जो पौधा है
एक तना उससे अलग होकर एक देखिए एक तालाब में अगर एक जलकुंभी को छोड़ दिया जाता है, कुछ महीनों के बाद वह पूरा का पूरा तालाब का हो गया जलकुंभी से का था भर जाता है। तो उसमें क्या होगा, जलकुंभी का तना काटना, दूब के घास का बढ़ना, यह सब का सब प्राकृतिक वर्धित प्रजनन का उदाहरण। शकरकंद है, दूब है, घास है, ये सब होता है। देखिए इसमें होता है प्राकृतिक वर्धित प्रजनन भी कई प्रकार का होता है। जैसे देखिए आपका एक हो जाएगा बाय रूट, जड़ के द्वारा। जड़ों के द्वारा कैसा, कुछ पौधे की जड़ों में, जैसे कुछ पौधे के जो रूट होते हैं, रूट जड़ जानते हैं, जो जमीन के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं। कुछ पौधों की जड़ों में कलिकाएं उत्पन्न होती है जो जड़ से अलग होकर एक नए पौधे का जन्म देते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा शकरकंद हो जाएगा, दूब घास, दूब घास। नेक्स्ट आता है बाय लीफ, पौधे में प्रजनन किसके द्वारा, पत्ती द्वारा। लीफ माने पत्ती होता है। कुछ पौधे की पत्तियों के किनारे कलिकाएं उत्पन्न होती है जो पत्तियों से अलग होकर एक नए पौधे का जन्म देती है। जैसे होता है ब्रायोफाइलम, ब्रायो BRYO, ब्रायोफाइलम, जिसको कहते हैं अजूबा की पत्ती। नेक्स्ट आता है बाय बल्बिल्स। बल्बिल्स में क्या होगा, कुछ पौधे में तने का कुछ भाग बल्बिल में बदल जाता है जो पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का जन्म देता है, जैसे अनानास का पौधा। अगला आता है कि कृत्रिम प्रजनन, दो प्रकार। अगला पौधे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी। जैसे देखिए अभी मैं प्लांट पर आ रहा हूँ, थोड़ा सा एनिमल का बात है। जैसे पोल्ट्री मुर्गी होती है कि नहीं, एक देसी मुर्गी पोल्ट्री मुर्गी का कृत्रिम विधि द्वारा कम समय में ज्यादा मुर्गी का उत्पन्न किया जाएगा, तो पोल्ट्री हो गया। देखिए कृत्रिम पौधे प्रजनन का था जब पौधे के किसी भाग को कृत्रिम विधि द्वारा अलग कर दिया जाता है और कटा हुआ भाग नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए यह भी निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है कटिंग, काट द्वारा। कटिंग माने काट कर, कटिंग विधि द्वारा। कटिंग विधि क्या है, यह कृत्रिम वर्धित प्रजनन की सबसे सरल विधि है। इसमें क्या कहता है, पौधे के किसी एक शाखा को काटकर मिट्टी में तिरछा गाड़ दिया जाता है। मिट्टी में क्या कर, उसके एक भाग शाखा काट कर मिट्टी में क्या तिरछा गाड़ दिया। कुछ दिन के बाद यह नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, जैसे गुलाब का पौधा। अक्सर देखिए हम लोग गाँव में जाते हैं, एक गुलाब का तना लाए, काटे और उसको तिरछा काट कर जमीन में गाड़ दिए। कुछ दिन देखे गुलाब का पौधा सूख गया, पता चल सूख के खत्म हो गया, लेकिन सूखा नहीं है। सूखने के बाद कुछ दिनों के बाद देखा जाता है उसमें नई कलियां उत्पन्न हो जाती है, एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। अगला मेरा विधि होता है लेयरिंग विधि। लेयरिंग विधि में क्या होता है, इस विधि में पौधे के निचली शाखा के कुछ भाग की छाल को निकालकर जब मिट्टी में दबा दिया जाता है, कुछ दिनों के बाद दबे हुए भाग से जड़ें निकल आती है। इससे मातृ पौधे माने जो मेन प्लांट था, मातृ पौधे से अलग कर दिया जाता है, तो एक नया पौधा बन जाता है। ऐसा पौधा, यह विधि नींबू अंगूर के पौधे में होती है। नींबू में किस विधि से प्रजनन होता है, लेयरिंग विधि से होता है। नींबू है, अंगूर है। अगला पॉइंट आता है कि वर्धित प्रजनन से लाभ क्या है। भाई लाभ, कोई भी चीज करेंगे बनावटी में लाभ है तो हानि भी है, तो वर्धित प्रजनन से लाभ क्या है। देखिए इससे लाभ क्या होता है, इस विधि द्वारा उत्तम पौधे की जातियों का विकास किया जाता है। सेकेंड पॉइंट होता है, इस विधि द्वारा उत्पन्न होने वाले पौधे कम समय में ही फल देने लगते हैं। जैसे पोल्ट्री मुर्गी के बारे में बताया, ये हो गया 50 मुर्गी हो गई, वैसे ये भी देने लगे। इस विधि द्वारा एक ही पौधे में अलग अलग रंग के फूल उत्पन्न किए जाते हैं। एक ही पौधा है, अलग अलग, कोई पीला, कोई लाल, कोई हरा, अलग अलग फूल उत्पन्न होते हैं। इस विधि द्वारा एक ही पौधे में अलग अलग स्वाद के फल भी उत्पन्न हो जाते हैं।
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हानि क्या है? ये हानि का इस विधि द्वारा नए गुण वाले पौधे उत्पन्न नहीं होते हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे में अनुकूलन की क्षमता नहीं होती है। प्रतिकूल परिस्थिति में इनका अस्तित्व क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे फिजिकली यानी शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर होते हैं। कृत्रिम विधि से प्रजनन से उत्पन्न पौधे में इन्फेक्शन उत्पन्न होता है। कृत्रिम विधि से उत्पन्न जितने भी पौधे उनमें इन्फेक्शन है, डिजीज होने की संभावना ज्यादा। जैसे देखिए अभी कुछ दिन पहले बर्ड फ्लू आया था। बर्ड फ्लू है जो बर्ड फ्लू जो हम लोग पोल्ट्री मुर्गियों के खाने से क्या होता है? बर्ड फ्लू हो जाता है। ये वर्धी प्रजनन से हानि है। ये हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़े थे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जंतुओं के विषय में प्रजनन। देखिए जंतुओं में प्रजनन का था। जंतुओं में दो तरह का प्रजनन होता है। एक होता है अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन की वह विधि जिसमें अज्ञात नर या मादा गैमेट्स के मेल से, उसमें क्यों एक ही भाग लेगा? या नर गैमेट्स लेगा या मादा गैमेट्स। नर या मादा गैमेट्स के मेल से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की वह विधि जिसमें दो विपरीत गैमेट्स भाग नहीं लेते, केवल एक ही गैमेट्स के सहयोग से नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब आता है अलैंगिक प्रजनन की इकाई क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट तो स्पोर होती है। अलैंगिक प्रजनन की इकाई क्या होती है? स्पोर, SPOR स्पोर होती है। अलैंगिक प्रजनन का महत्व का देखिए, इस विधि द्वारा एक ही साथ अनेक पौधे और जंतु उत्पन्न होते हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न होने वाले पौधे और जंतु में अपने मातृ पौधे के कहते समान होते हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न होने पौधों में विभिन्नता नहीं होती है। उसके देखिए लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन की वह विधि जिसे नर तथा मादा गैमेट्स के मिलन से एक नए जीव की उत्पत्ति हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है? लैंगिक प्रजनन की इकाई गैमेट्स होती है। क्या होती है? गैमेट्स होती है। लैंगिक प्रजनन की विधि क्या है? यह प्रजनन की सबसे विकसित विधि है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान में माता और पिता दोनों के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस विधि द्वारा संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इन विधि से उत्पन्न होने वाले जीवों में अनुकूलन की प्रचुर क्षमता होती है। अगला पॉइंट आता है, इस विधि द्वारा उत्पन्न होने वाले संतानों में अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न था कि लैंगिक और लैंगिक में क्या अंतर है? देखिए लैंगिक प्रजनन अलैंगिक में अंतर, जो लैंगिक प्रजनन है वह दो विपरीत गैमेट के मिलने से होता है। लैंगिक प्रजनन दो विपरीत नर और मादा गैमेट्स मिलेगा तो लैंगिक होगा। लैंगिक प्रजनन में केवल यह प्रजनन बिना गैमेट्स के सहयोग से होता है, चाहे नर भाग ले या मादा, तो उन्हें एक साथ नहीं रहेगा। इसमें देखिए लैंगिक प्रजनन दो सजीव भाग लेते हैं, इसमें एक सजीव लेते हैं। लैंगिक प्रजनन की इकाई गैमेट होती है और लैंगिक प्रजनन की इकाई स्पोर होती है। इसमें कम संख्या में संतान उत्पन्न होते हैं, लैंगिक में कम संख्या संतान उत्पन्न होते हैं और लैंगिक में अधिक संख्या में संतान उत्पन्न होते हैं। उसके बाद देखिए तो मैं बता था वर्धी प्रजनन अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है। देखिए वर्धी प्रजनन यह विधि केवल पौधे में होती है। अलैंगिक प्रजनन पौधे और जंतु दोनों में होते हैं। वर्धी प्रजनन भाई केवल प्लांट में होता है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन पौधे और जंतु दोनों होते हैं। वर्धी प्रजनन प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह का होता है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन केवल प्राकृतिक विधि से होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कम समय लगता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अधिक समय लगता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में कहते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? नर
तथा मादा गैमेट्स के मिलन की विधि को हम लोग निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा गैमेट के समकेन को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। जब नर और मादा गैमेट्स आपस में मिल जाता है तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जब निषेचन की क्रिया जनन अंग के बाहर होती है। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया जनन अंग के बाहर, जो सेक्स ऑर्गन है उनके बाहर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे मेढक में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जब नर तथा मादा गैमेट्स के जनन अंग जब निषेचन की क्रिया जनन अंग के भीतर होती है तो उसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोले? जब निषेचन की क्रिया जनन अंग के भीतर, एक्सटर्नल कहती है जनन के बाहर, जब भीतर होती है तो उसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे पंछी है, मानव है इत्यादि। उसका नेक्स्ट एक मेरा पॉइंट आता है पार्थोजेनेसिस किसे कहते हैं? पार्थोजेनेसिस किससे कहते हैं? पॉइंट आता है बोला जिस विधि द्वारा मादा गैमेट बिना निषेचन के ही नए जीव में बदल जाती है उसे पार्थोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोले? जिस विधि द्वारा मादा गैमेट, अकेला मात्र मादा है, बिना निषेचन की नए जीव में बदल जाती है उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यह विधि वॉल्वक्स पौधों में वॉल्वक्स अक्लेमाइडोमोनस में होता है, जबकि जंतुओं में मधुमक्खी और स्टारफिश में होती है। एग्जाम में देता है क्वेश्चन, मधुमक्खी में किस प्रकार का प्रजनन होता है? पार्थोजेनेसिस होता है। वॉल्वक्स में पार्थोजेनेसिस होता है। वॉल्वक्स अक्लेमाइडोमोनस नामक पौधा में पार्थोजेनेसिस की क्रिया होती है, जबकि मधुमक्खी में, स्टारफिश में क्या होती है? पार्थोजेनेसिस की क्रिया होती है। अब आता हम लोग जान लेते हैं पार्थोजेनेसिस का महत्व क्या है। देखिए, पार्थोजेनेसिस का पहला महत्व है यह प्रजनन की सबसे सरल विधि है। सेकेंड पॉइंट, इस क्रिया में जर्मोप्लाज्म का नुकसान नहीं होता है। इसमें जो है जर्मोप्लाज्म में उसका कोई लॉस नहीं होता है। इस विधि द्वारा सजीव तीव्र गति से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में पॉइंट आता है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं? देखिए क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा। कुछ जंतुओं के जीवन चक्र में हैप्लॉइड या डैप्लॉइड अवस्थाओं के एकांतर क्रम से होने की क्रिया को अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहते हैं। जैसे पौधे में फर्न और ईस्ट में, जबकि जंतु में प्लाज्मोडियम और एंटमीबा में होती है। उसके बाद देखिए हम लोग जानेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया था। मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? ये अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग की धारणा होती है जब कोई माता गर्ल्स मादा कन्या को जन्म देती है, यानी माता लड़कियों को जन्म देती है, तो हम लोग आरोप लगाते हैं कि इसके पिता में कोई दोष नहीं है, जबकि इसकी माता में दोष है, क्योंकि मेरी धारणा बिल्कुल ही गलत है। देखिए, सेक्स के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार मनुष्य होता है। आज हम इसी के विषय में जानेंगे कि कैसे मानव में लिंग का निर्धारण होता है। जो हम लोग दोष देते हैं कि ना यह माता लड़का उत्पन्न नहीं कर सकती है, यह धारणा बिल्कुल गलत है। इसको आज हम लोग देखिए बताने जा रहे हैं। देखिए, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 23 जो भी होती है, कितना 23 पेयर्स 23 जोड़े होती है। 23 जोड़े होती है। इसमें 22 जोड़े जो होते हैं, 22 जोड़े जो होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, जिन्हें
ऑटोसोम कहते हैं। मनुष्य में 23 जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जो गुणसूत्र समान होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोसोम कहते हैं। जबकि एक जोड़ा गुणसूत्र वन पेयर क्रोमोसोम होता है वह असमान होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यही गुणसूत्र मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है। 22 जो है समान है, एक जोड़ा जो है वह अलग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यही सेक्स क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्त्रियों में XX क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि नर में XY क्रोमोसोम पाया जाता है। XY क्रोमोसोम पाया जाता है। महिलाओं में क्या पाया जाता है XX क्रोमोसोम पाया जाता है, और नर में क्या पाया जाता है XY क्रोमोसोम पाया जाता है। जब निषेचन की क्रिया के समय, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के समय, जब नर का X गुणसूत्र, ध्यान दीजिएगा, जब नर का X गुणसूत्र मादा के X ओवियम गुणसूत्र में जाता है तो उत्पन्न संतान XX होता है, उत्पन्न संतान मादा होगा अर्थात कन्या होगी। उसी प्रकार जब पुरुष का वायु गुणसूत्र, वायु शुक्राणु, वायु शुक्र जिसको हम स्पर्म, वायु स्पर्म मादा के X ओव्यूम से मिलता है, पुरुष का वायु स्पर्म मादा के X स्पर्म से मिलता है, तो उत्पन्न संतान XY जो कि क्या होगा नर शिशु उत्पन्न होता है, जिसको हम बालक कहते हैं। तथा हम कह सकते हैं, देखिए महिलाओं में से X गुण पाया जाता है, यह जो XY होता है पुरुषों में 50-50% होते हैं, 1:1 का अनुपात में होते हैं। अब क्या होता है, इसका X शुक्राणु इसके X ओव्यूम से मिलेगा तो मादा होगा, इसका वायु गुणसूत्र X से मिलेगा तो क्या होगा नर यानी बालक उत्पन्न होगा। जो हम लोग कहते हैं कि नहीं कि लिंग निर्धारण के लिए महिलाएं जिम्मेदार है, ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। या कभी जो कोई आरोप लगाता है कि वह माता से मादा कन्या को जन्म देती है, यह धारणा बिल्कुल ही गलत है। इसके लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है, पुरुष। देखिए इसमें तो XS गुणसूत्र पाए, इसमें क्या XY पाया था, अतः लिंग निर्धारण में क्या XY क्रोमोसोम मनुष्य की भूमिका बहुत ही मुख्य होती है। आज हम आप लोग को मैंने प्रजनन की जानकारी दी। मेरे वीडियो को आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप अपने घर में मास्क लगाइए, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होइए, सोशल डिस्टेंसिंग का मानते हुए। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।